पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आज हम मुद्दे की बात में करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्ष में दर्जन भर कानून क्यों बदले। 2024 के चुनाव में क्या इसका सीधा है कनेक्शन। हम बाबा से जानेंगे जो कौन सा ऐसा कानून है जिसमें बदलाव हुआ और जिसका 2024 के चुनाव में इसका सीधा कनेक्शन है। कहीं ना कहीं जनता पर ये सीधा असर डाल रही है, जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है। या क्या इसी के लिए कानून में बदलाव हुआ था 2024 के चुनाव के लिए। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसका क्या है सीधा कनेक्शन, हम बाबा से जानेंगे। बाबा, कौन सा ऐसा कानून है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव किया जो सीधा 2024 के चुनाव में ये असर कर रहा है। देखिए, इस पूरी चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है। जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, जब से अस्तित्व में आई है, तब से आपने देखा होगा कि कई ऐसे मुद्दे थे जो अधर में लटके हुए थे। उन मुद्दों को लेकर के आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी हों, आडवाणी हों, ये लगातार मुरली मनोहर जोशी हों, प्रयास करते रहे, लेकिन उनको सत्ता में आने के बाद भी उन मुद्दों को लागू करने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उनके साथ जो लोग थे उस गठबंधन के हिस्से में, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह के मुद्दे लागू हों। आपने नीतीश कुमार को भी देखा होगा कि एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लगभग 1996 से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने एजेंडे को लागू करे। भारतीय जनता पार्टी उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो पूर्ण बहुमत में आए और आकर के अपने एजेंडे को लागू करने में सफल हो। आपको याद होगा कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर आई, 2017 में नीतीश कुमार के आने के बाद भी दोबारा जब वापस किए तब भी कोई असर नहीं पड़ा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपना काम करने लगी। नीतीश कुमार जब 2013 से लेकर के 2017 तक अलग रहे, इस बीच में नरेंद्र मोदी ने अपने कई रणनीतियों को जो उनके एजेंडा और मैनिफेस्टो में पहले से चला आ रहा था उस पर ध्यान देना शुरू किया, जिसमें आपने देखा होगा कि चाहे वो कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर इस देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, या जितने भी मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पर वो फोकस थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 10 साल के कार्यकाल है उसमें तो जो परिवर्तन अमूलचूल करने थे वो किया ही, इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य थे वहाँ भी कानूनों में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन का सीधा असर, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, 2024 के चुनाव में क्या होगा, तो आपको सिर्फ एक उदाहरण देते हैं, बाकी तो हम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे ही पूरा। कि आपने देखा होगा इस बार 2024 के चुनाव में महिलाएं बहुत भारी संख्या में निकली हैं घर से बाहर और पुरुषों से अधिक। जी, तो जब महिलाएं निकली हैं तो महिलाएं सिर्फ किसी खास वर्ग की नहीं, चाहे वो मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, दोनों को आपने देखा होगा बड़ी बड़ी क्यू लगी हुई है। और जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वोटिंग के बाद, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि महिलाओं ने अधिक वोट किया है। निश्चित रूप से महिलाओं को लेकर के कुछ तो ऐसी बात हुई होगी, महिलाओं ने कुछ तो सोचा होगा। बहुत सारे कानून में परिवर्तन हुए हैं जिससे इस देश में आपने देखा होगा कि आपराधिक घटनाएं भी कम हो रही हैं। आपने देखा होगा कि आतंकवाद बहुत संकुचित हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि नक्सलवाद पर प्रभाव पड़ा है, नक्सलवाद आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसा एजेंडा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने परिवर्तन किया है। हमारे संविधान में संशोधन की बात कर लीजिए। आज किसी जगह हम पढ़ रहे थे बाबा, जो शराबबंदी के कारण कम से कम 80% महिला हिंसा की घटना कम हुई है बिहार में। जी, आज अखबार में मैंने भी देखा है। हाँ, कि वो खबरें आ रही, और हम चर्चा भी तो कर रहे हैं लगातार। हाँ, ना, हमने तो कई बार इस बात की चर्चा की कि शराबबंदी में भले ही ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो, भले ही शराब घर घर मिल रहा हो, लेकिन शराब पी करके कोई आदमी रोड पे खड़ा होकर के और बेटी रोटी करे, ये संभव नहीं लगता। ये अब संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर महिलाएं कितनी जागरूक हुई हैं, इस बात को आप अंदाजा लगाइए ना। महिलाएं जागरूक हुई तब तो पोलिंग बूथ पे पहुंच रही हैं। उस महिला के घर में अगर कोई शराब पी करके आए, उसको मारे पीटे, तो अब तो इतना ना सोशल मीडिया का जमाना हो गया है कि कोई भी माइक लेकर के पहुंच जाएगा पत्रकार बन करके और कहेगा कि क्या हुआ, आपके पति ने कितना मारा आपको। तो ये सब सारी चीजें हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो पहला पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करना बहुत जरूरी है, कि पिछले 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन जो किए हैं, कानून में संशोधन करके हो या देश की जनता की डिमांड पर हो, जिस तरह की बात हो, उसमें सबसे पहला है कि आपराधिक कानून में बदलाव हुआ है। इस कानून में बदलाव के बाद आपने देखा होगा कि पिछले जो 150 साल से कानून चले आ रहे थे, उस कानूनों को बदलने की एक प्रक्रिया शुरू हुई और उसको बदल करके
जो बुनियादी बातें थी उसको उसमें रखते हुए 1860 दंड प्रक्रिया की संहिता सीआरपीसी जो है 1973 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि जो पहले से आपको पता होगा कि कानून में कोई भी अपराध होता था तो उसमें साक्ष्य के अभाव में छूट गए, लेकिन इस बार यह किया गया है कि साक्ष्य खोजने के लिए सारी मशीनरी लगाई जाएगी। अगर कोई अपराध हुआ है तो साक्ष्य खोजने के लिए सारी मशीनरी लगाई जाएगी और नए आपराधिक कानून में कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है, जैसे राजद्रोह का मामला हो, देशद्रोह का मामला हो, इस तरह का जो कानून है उसको उसमें जोड़ा गया है। उसके बाद एविडेंस एक्ट भी लाया गया है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए। पहले आप देखे होइएगा कि अगर साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है तो बाइज्जत बरी हो जाते थे, लेकिन उस प्रमाण को खोजने के लिए कई तरह की अलग अलग प्रक्रियाएं, जिसमें 15 दिन के रिमांड की बात थी। लेकिन विशेष अपराध अगर होता कोई है, संगीन अपराध है, तो उसमें ये बढ़ करके 60 से 90 दिन तक की हो गई है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके मन में डर पैदा किया गया है, और ये डर निश्चित रूप से कानून में संशोधन और आपराधिक जो मामले हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए हुआ है। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में अपराध पर कंट्रोल हुआ है, और यही कारण है कि आपने देखा भी होगा ऑर्गेनाइज क्राइम पे कंट्रोल हुआ है। ऑर्गेनाइज क्राइम पे कंट्रोल हुआ है। अब छिटपुट हिंसा है जो हत्या को तो वो तो चलेगा, नहीं, हत्या को तो अपराध पुलिस मानती भी नहीं, सरकार भी नहीं मानती। अगर आपसे हमारी दुश्मनी है तो हम तो टोह में बैठे रहेंगे जो बाबा कब निकलेंगे और कब उनको हम। जी, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था, उस विषय पर भी जानना जरूरी है, इसलिए कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का भी बहुत क्रेज मिसयूज हुआ है, उसका क्रेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए एक गाइडलाइन बनाया गया है, ये भी कानून में संशोधन टाइम टू टाइम हमको जानकारी है, जो टाइम टू टाइम केंद्र सरकार काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर बंदिशें भी लगाई हैं। हमको लगता है पिछले 5 साल में कम से कम 250-300 ऐसे चैनल हैं यूट्यूब के जिस पर बंदिशें लगाई गई हैं, रोक लगाई है, जिनका मतलब क्या कंटेंट जो है वो कंटेंट उनको खत्म किया गया है। ओटीटी पर बहुत सारे ओटीटी पर मतलब उन पे आरोप लगाया है देशद्रोह का, एकता अखंडता को मतलब तोड़ने का प्रयास करने के तौर पे कई सारे यूट्यूब चैनल्स की मान्यता रद्द की गई है। तो इस पे सरकार एक्शन है। जब कानून आया उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदली हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओटीटी चैनल्स हैं वो बंद हुए हैं। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे खबर के नाम पर जो चीजें फैलाई जा रही थी उस पर भी लगा। सबसे इम्पोर्टेंट है 3 तलाक। अब इस पे आपका क्या मामला है? क्योंकि देखिए 3 तलाक की बात जहाँ तक है, हम शुरू से ही बता रहे थे कि जो आप लगातार देख रहे हैं कि महिलाएं बुर्का पहन करके जो वोटिंग पोलिंग बूथ पे जा रही हैं, ये निश्चित रूप से महिलाओं से कई बार पूछा गया है। मैंने कई सोशल साइट्स पे देखे हैं कि महिलाओं से जब पूछा जा रहा है, खास करके मुस्लिम महिलाओं से, कि 3 तलाक से आपको क्या फ़ायदा मिला, तो वो साफ खुल करके कह रही हैं कि नहीं, 3 तलाक से फ़ायदा मिला, हमारे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जो पहले हमारे जीवन को समझिए कि मतलब दूसरे के हवाले कर दिया जाता था, हम उससे बच गए हैं। हम स्वतंत्र, मानसिक स्थिति में थोड़ा सा जी, हम स्वतंत्र रूप से अपने बारे में फैसला ले सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार। वो औरतें डरी हुई रहती थी जो कब उसका पति आएगा और तलाक 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 बोल के उसको निकाल देगा। अब इस चीज से वो बची हुई है। फोन पर भी हो जाता था, फोन से, विदेश से फोन पर ही कर दिया, उसका सारा चीज होता था। तो ये एक मामला जो सामने आया है वो काफी महत्वपूर्ण है, और इसका असर इस बार 2024 के चुनाव में देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से चीजें बदली हैं, और खास करके जब पोलिंग का पूरा सर्वे रिपोर्ट आ जाता है, पूरी हर बूथ से आ जाता है, तो ये तो पता चल जाता है ना कि इस बूथ पे कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, यहाँ कितना वोट हुआ है, तो कौन वोट किया है। निश्चित रूप से ये सारी चीजें, सारे आंकड़े सामने आ जाते हैं। निजता की सुरक्षा का सवाल, किस तरह का कानून है, इसमें क्या फायदा आम लोगों को हुआ है? आपने एक बार सुना होगा कि जो सोशल साइट्स हैं, फेसबुक ऐप यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, या और भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो आपके कंटेंट जो है ना वो चोरी हो सकते हैं। हाँ। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातें हुई थी। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अपना, हर किसी का व्यक्तिगत जीवन होता है, इसको लेकर के भी एक कानून बनाया गया है जिसमें निजता की सुरक्षा जो है उसका हनन नहीं होगा, और उसके लिए आप कानूनी रूप से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये कानून भी लोगों को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि आज के जीवन में सोशल साइट हर किसी के जीवन में प्रवेश कर चुका है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, या कोई भी हो, हर किसी का। आप देखिए हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और वो आपसे बात करने से ज़्यादा उस मोबाइल से बात कर रहा है।
इसका मतलब है कि यहाँ निजता की सुरक्षा को लेकर के सरकार ने ध्यान दिया है और इसका असर खास करके उन वर्गों में पड़ा है जो वर्ग सोशल साइट पे काफ़ी एक्टिव हैं। सरकार से सूचना भी अब आसानी से प्राप्त की जा सकती है, ऐसा सरकार ने कानून ला दिया है। जो सरकार कोई चीज़ अगर आप जानकारी चाहें तो किसी भी विभाग में जाके आप जो उसके सूचना प्रधान जो ऑफिसर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उसके पास आवेदन दें और 10 रुपये का लगता है, जो वो लगता है जीपीओ से जो मिलते हैं डीडी टिकट, उसके साथ एक आवेदन दें और आप जो भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। क्या ऐसा कुछ कानून जी आम आदमी के लिए? इस कानून से फायदा यही हुआ है कि आप आज मानते हैं चुनाव चल रहा है, चुनाव में जितने भी प्रत्याशी आपके खड़े हैं आप सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकते हैं। उसमें समय नहीं लगता है, पहले था कि समय लगता था, लेकिन अब इसको ऑटोमेट कर दिया गया है। जैसे ही आप सूचना का अधिकार में आप जमा करेंगे, सूचनाएं संग्रहित होंगी और तुरंत आपको इंटरनेट से सारा चीज़ खोज करके और आपको सूचना दे दी जाएगी, और नहीं तो आपका ईमेल आईडी दिया हो तो ईमेल आईडी पर सब भेज दिया जाएगा। इससे फायदा ये हुआ है ना कि आप अपने उम्मीदवार को जान सकते हैं। कितने आपने देखा होगा कि इसी का एक कारण है जिसमें आपने देखा होगा अपराध की को लेकर के जितने उम्मीदवार खड़े हैं उसमें उनके अपराध को लेकर के, उनकी संपत्ति को लेकर के, ये सारे ब्यौरा उसमें आते हैं। और इसके तहत अगर कोई ब्यौरा छुपा रहा है तो वो भी आप पता कर सकते हैं। सरकार क्या काम कर रही है वो भी पता कर सकते हैं। सरकार ने कौन सा योजना कितने दिनों के लिए, उसमें तो सब कुछ आपको बताना होगा सच सच। बिल्कुल, आप निश्चित रूप से जब सरकार के पास जो फाइल है, आंकड़े हैं, सच देखिए, सच तो फाइल है ना, आंकड़ा है ना, एविडेंस है, उस एविडेंस को आपके सामने रखा जाएगा कि हाँ इस योजना में इतने करोड़ रुपए की योजना थी, इतने दिनों में पूरा करना था, आपको उस बात की जानकारी मिल जाएगी। तो लोगों को संतुष्टि मिलती है इससे कि हमारी सरकार क्या कर रही है वो हम जानते हैं। अरे बात सबसे इम्पोर्टेंट धारा है, सबसे इम्पोर्टेंट कानून है जो बीजेपी के लिए, देश के लिए, एनडीए के लिए, विपक्ष के लिए ये विवाद का मुद्दा रहा, ये मुद्दा ही रहा या विवाद कहे या कुछ है। एनआरसी, सीएए और धारा 370, इसी को लेकर के पूरे देश में विवाद है। पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर हमला है। पूरे चुनाव में भाषण में एनआरसी, सीएए, धारा 370 की चर्चा रही। धारा 370 सीएए को लेकर के ममता बनर्जी भी इसका विरोध करती हैं। एनआरसी को लेकर के ममता ने एक तरह से कहे जो ऐलान कर दिया है जो मेरे राज्य में लागू नहीं होगा। इसको आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं पूरे देश के लिए अगर ममता को हटा दे तो? जी, सबसे पहले तो धारा 370 की चर्चा, ये एक ऐसा कानून था जिस कानून को भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोरिटी के तहत पूरा किया है। मतलब उसका ये एजेंडा ही था। हाँ, सरकार में आने से पहले ही ये उन्होंने घोषणा कर दी थी, राम मंदिर और धारा 370। तो धारा 370 के बाद अब कश्मीर की जितनी भी वीडियोज आपके पास आती है, जितने भी लोग वहाँ से घूम करके आते हैं, जितनी भी बातें वहाँ से नजर आती है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वहाँ पत्थरबाजी नहीं होती है, वहाँ पुलिस फोर्स अब उस तरह से ड्यूटी नहीं करती है, वहाँ बच्चों को पकड़ करके आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता है, वहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान अब नहीं हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से धारा 370 आने के बाद हुआ है। वहाँ माहौल है और जो लोग चाहते थे कि वहाँ का एक अलग कानून हो, वहाँ का एक अलग संविधान हो, वो सारी चीज़ों को समाप्त करके जब धारा 370 के बारे में बाबा हम लोग बचपन में थे तो हम लोग के पिताजी दादाजी बोलते थे जो कोई हिंदू या पंडित जी कश्मीर में अपनी जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन धारा 370 लाने के बाद हम आप जाके वहाँ पे बस सकते हैं। क्या ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल यही ना कानून? बिल्कुल। जैसे देखिए है क्या ना कि वहाँ एक अलग कानून ही चलता था ना, वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ के प्रशासन अलग थे, सब मुस्लिम ही खरीदेंगे जमीन। बिल्कुल, वहाँ के लोगों में ही यही कारण है कि वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ा। वहाँ हिंदू पंडित जो है वह काफी समय में भाग करके आए थे, शरणार्थी बन करके दिल्ली में रह रहे थे, जिसको लेकर के दंश ये काफी समय से लोग झेल रहे थे, लोगों में काफी खुशी हुई। धारा 370 लागू होने के बाद एक बात आप मान के चलिए कि कश्मीर में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी वहाँ काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप मुस्लिम किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिए तो वो साफ खुल के कहते हैं कि मेरे बच्चे जो आवारागर्दी करते थे आज काम में लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और जब वहाँ सरकार बन जाएगी तो आप देखिएगा कि और कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। हम तो बोलेंगे बाबा आपसे और नमन जी से भी हम आग्रह करेंगे, चलिए हम लोग जमीन खरीद के वहाँ पे बसते हैं। धारा 370 जब लग गया है जी। कश्मीर वैसे भी कश्मीर जो है बहुत खूबसूरत जगह है। सीए का क्या विवाद है? हाँ। सीए में बहुत ज़्यादा विवाद है। ममता बनर्जी इसको अपने ईगो पे ले ली हैं, अपने प्रेस्टीज इशू बना ली हैं जो हम सीए लागू नहीं होने देंगे। देखिए दो मुद्दे हैं जिस पर मामला अटका हुआ है। एक कॉमन सिविल कोड है, ये है जो बांग्लादेशी मुसलमान जो भारत में शिफ्ट किए हैं उनको ममता बनर्जी अपना रही हैं।
और दूसरा इसमें है एनआरसी। एनआरसी, ये दो ऐसे कानून बने हैं जिस कानून में बहुत स्पष्ट ढंग से, पहले इस पर भ्रांति थी, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री बने हैं जब 2019 में, तब से लेकर के उन्होंने इन चीजों को बहुत बाइफरकेट करके बताया है, बारीकी से समझा। जी, और भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से शासन कर रही है, जिन कानूनों की चर्चा हम कर रहे हैं, जो बदलाव से 2024 में क्या असर पड़ा है, तो उसमें सीएए एनआरसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को ऐसे आप समझ सकते हैं कि क्या जो लोग किसी देश से आकर के किसी भी कारण से हो इस देश में शरण लिए हुए हैं, शरणार्थी हैं, तो क्या उनको भारत का नागरिक होने का अधिकार नहीं है? दुनिया के किसी भी देश में आप जाइए तो वहाँ एक निश्चित समय तक आप रहते हैं, 7 तो साल तक है, शायद 7 साल तक ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड टाइप का चीज मिलता है, वहाँ की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अमेरिका में जाकर देख लीजिए, बहुत से भारतीय हैं जो वहाँ के नागरिक हैं। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं? एक दोयम दर्जे का व्यवहार होता था, लोग छुप छुप करके भागते थे। अब है कि आपके पास जो कागज है, आप कब आए, आपका राशन कार्ड है कि नहीं है, अगर आपका राशन कार्ड नहीं है तो आप किस देश से आए, वहां का वीजा पासपोर्ट है कि नहीं है, पर्पस क्या है आने का, आपके पास साक्ष्य क्या है कि आप फलानी जगह से आए हैं, आप पर्पस क्या है आने का, पर्पस क्या है। तो ये सारी चीजें जो है, आप उसमें से कोई भी करीब 36-37 कागज दिए गए हैं, जिसमें से आपके पास कोई भी 1-2 कागज हो तो आप यहाँ के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो इस मकसद से आए हैं कि यहाँ डिस्टर्ब करना है, वैसे लोगों को डर लगेगा। दूसरा कि ऐसे लोगों को ये डरा डरा करके, जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो इन लोगों को डरा डरा करके ये करते थे कि अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो फलाना आपको भगा देगा। इन सारी चीजों को समाप्त करके आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव, मतलब कहें जो वैसे लोगों का केयर टेकर बनने की, जो लोगों की, जी, मतलब राहुल हो, प्रियंका हो, सोनिया गांधी हो, ममता हो, या और भी अखिलेश यादव हो, ये उसके मतलब कहे तथाकथित गॉडफादर के रूप में बनना चाहते हैं। जी, अब देख, दो धाराएं चल रही थी। एक धारा ये चल रहा था कि हिंदू मुस्लिम करिए, ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों को समाप्त कर देगी, पाकिस्तान भेज देगी। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो रोज पाकिस्तान भेजा करते थे, बिहार के भी कई नेता हैं जो पाकिस्तान भेजा करते थे। लेकिन इन सारी चीजों को बाइफरकेट करके कानून के रूप में ला करके जिस तरह से इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है, और स्पष्ट करके ये अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि आप इस देश के नागरिक बनकर रहिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इस देश के नागरिक बनकर रहिए, इस देश के कानून को मानिए, इस देश के जो संविधान है उसको मान के चलिए। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप यहाँ रह करके यहाँ के नहीं अगर नागरिकता लेते हैं तो ऐसी स्थिति में मुश्किल तो जरूर है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो डर फैलाया जा रहा है वो डर समाप्त होगा। 2024 के चुनाव का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को आपने देखा होगा कि सीधे तौर पे नहीं कह करके जो भी लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कानून खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बातें इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं मामला जो है 10 साल में जो कानून बदलने का है उसमें से एक बड़ा मुद्दा है, और बड़े मुद्दे में यह काम शुरू हो चुका है, जिसमें 3 तलाक, एनआरसी, सीए, धारा 370 या 35 की बात कर लीजिए। बाबा, एक कानून और है जिस पे आपने जिक्र करना, आपके साथ जिक्र करना जरूरी है, वो है गो हत्या और गोवंश रक्षा से जुड़े कानून, क्योंकि ये हिंदुओं का राष्ट्र है जी, और हिंदू बहुल क्षेत्र है देश, इसमें हिंदुत्व की बात होती है। अयोध्या, राम मंदिर, काशी हो, मथुरा हो, जम्मू कश्मीर हो, धारा 370 हो, सब कुछ उसी के लेकर के हुआ। तो ये गो हत्या पर रोक और गोवंश रक्षा, इसको लेकर के सरकार बहुत, देखिए, इस देश में आपने सुना होगा कि सबको जीने का, सभी जीव जंतुओं के लिए सर्वे संतु निरामयः, ये यहाँ की आस्था रही है, यहाँ का विषय रहा है। इस विषय को लेकर के बीच में आपने देखा होगा, हालांकि ये आरोप भी लगते हैं, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी गौ तस्करी कराती है, गौ मांस की तस्करी कराती है, ये सब बातें अक्सर मतलब सुनने को मिलती है। लेकिन जो कानून आए हैं उस कानून में बहुत सारा बदलाव किया गया है, और बदलाव करने के बाद आपको बता दें कई राज्यों में ये कानून अभी तक नहीं लगा है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में इस पर कड़े कानून लगाए गए हैं। इसमें इसके रोकथाम के लिए 2020 में जो कानून बनाया गया था उसके संरक्षण के लिए महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, असम हो, बिहार जैसे राज्य हों, इसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको आजीवन कारावास तक की सज़ा है। लेकिन कुछ राज्य हैं जिसमें इस कानून को लेकर के अभी भी छूट दी गई है, जिसमें आप साउथ के कुछ राज्य हैं जिसमें छूट दी गई है, केरल है, मेघालय है, नागालैंड है, इन सब राज्यों में
छूट है इन सब राज्यों में, इस पर कोई रोक नहीं है। अच्छा बाबा, हम लोग जितने कानून पे चर्चा किए, केंद्र सरकार द्वारा जितने कानून में चेंजेज हुए, बदलाव किए, आंशिक बदलाव या पूर्ण बदलाव या पूरी तरह से बदल दिया गया, उसका 2024 के चुनाव पे असर पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? बिल्कुल। आप नहीं, हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे अभी बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार की बात, बिहार में जात से बड़ा कोई बदलाव नहीं है। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी बात है कि आप जाति पाति जितना भी आप कर लीजिए, लेकिन एक वर्जना तो टूटी है ना। जैसे आपने अभी कहा कि गोवंश की बात, गौपालक सबसे बड़ा कौन है? यादव। यादव है। यादव किसके साथ है? लालू के साथ है। क्या यादवों ने शिफ्ट होने का प्लान नहीं बनाया है? क्या यादवों का मूल जो बिजनेस है उस बिजनेस पर असर नहीं पड़ा है? इन सारी चीजों को अगर आप देख लें तो अभी मोहन यादव आए थे, मोहन यादव ने आकर के इन बातों को कहा। लेकिन जो बाबा एक चीज बताइए, जो यादव या हिंदू या मुस्लिम या ब्राह्मण या भूमिहार या राजपूत जो 2 पैसे की रोटी कमा रहा है, जिसको इस कानून से कोई मतलब नहीं है, वो इस कानून के पीछे क्यों पड़ेगा? वो चाहे बदले आप या हम बदलें या केंद्र बदले या राज्य बदले, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो अभी भी अपनी जात पे ही अड़ा हुआ है, 2 पैसे की रोटी कमा रहा है, उसको जाओ 370। हम थोड़े कश्मीर जाएंगे ज़मीन खरीदने के लिए, हम थोड़े गाय खरीदते हैं, गाय मारते हैं, हम थोड़े 3 तलाक में पड़े हुए हैं। हम ठीक है, हम जाएंगे आकाश को वोट देने, हम जाएंगे फलना यादव को वोट देने, हम जाएंगे फलना मुन्ना शुक्ला को वोट देने, हम जाएंगे राधा मोहन सिंह को वोट देने, क्योंकि मेरे जात का है। उसको इससे कोई मतलब नहीं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल। जहाँ तक चुनावी रणनीति की बात है, चुनावी प्रक्रिया की बात है, वहाँ जात पात तो निश्चित रूप से चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को बदलने की कोशिश की है। केंद्र की सरकार ने उसको बदलने की कोशिश की है, और उस कोशिश में कितना कामयाब होती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने अभी जो बातें कही उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बात है ईडी का, जिसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून चेंज हुआ है, उस कानून को लेकर के भी लोगों में बहुत तरह की बातें हैं। गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करके, या गलत तरह से कोई संपत्ति अर्जित करता है, आपको उसका लाभ मिलता है, तब भी आप उसमें फंस सकते हैं। आपने उस पैसे का यूज किया, प्रयोग किया। बाबा, हम लोग समाज में घूमते हैं, एक चीज जान लीजिए, अगर बाबा ने 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित की और चंदन झा उसके घर के बगल में है, जब उसमें 100 करोड़ में 100 रुपये आप हमको नहीं दीजिएगा तो आपकी संपत्ति ईडी ले जाए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो अब ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, हो सकता है दिल में 1 मिनट के लिए खुशी हो, जब बाबा ने हमको नहीं दिया, हमको दे देते तो आज कम से कम पकड़ाते तो नहीं, उसमें उतना तो बच जाता। मायने रखता है ना। इस चुनाव में आप देख लीजिए, है तौबा मचा हुआ है कि हम कुछ नहीं किए हैं, हमको झूठ मूठ का ईडी बड़े लोग परेशान कर रही है। नेता, जो जिन लोगों की बात हम कर रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी में एक जो और कानून जो लागू किया है, जो अब तक मैंने बदला है, जो अब तक लागू नहीं हुआ है, 33% महिलाओं को आरक्षण, जिससे आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें 33% महिलाएं आपको लोकसभा, विधानसभा में भी और अन्य जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ एक कानून जिसकी चर्चा हम पिछले 3 दिन से लगातार कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने एक योजना और रणनीति बनाई है। वित्त मंत्री, जो राज्य वित्त मंत्री आए हुए थे, उन्होंने इस बात को लेकर के लोगों से चर्चा भी की, और बिहार में भी उन्होंने एक बड़ी मीटिंग करके कहा कि अगला नेक्स्ट जो हमारा जो काम होगा वो होगा रोजगार का अधिकार। इसके तहत सरकार ने बहुत सारी रणनीतियां, बहुत सारी योजनाएं बनाई है। बहुत सारे विश्वकर्मा योजना की बात आप कर लें या और भी बहुत सारी योजनाओं की बात कर लें, ये सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार फैलाने की बात कर रहे हैं। और सरकारी नौकरी का एक लिमिटेशन है, ये बात भी केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई भी अगर आपको बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे, तो ये गलत है। नौकरियां सृजित करने का कानून और बाकी के कानूनों को लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब अगला स्टेप उठाने वाली है। निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, जैसा कि संपादक नवनीत मिश्रा जी पंचनामा में भी इस बात को बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रोजगार और नौकरी बेस्ड होगा। तो आने वाला 2024 में अगर सरकार आ जाती है, 10 सालों में क्या किया उसका लेखा जोखा तो हमने दे दिया। इसके बहुत सारे जो पहलू हैं जिसका असर पड़ेगा। जो हिंदुत्व वाले लोग हैं वो गोवंश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो वोट करेंगे इसलिए जाकर के कि आपने 3 तलाक खत्म किया। अच्छा बाबा, एक चीज बताइए, आपसे एक चीज पूछ लेते हैं, जो मतलब 45 से नीचे की उम्र के, 45 से ऊपर की उम्र के, ये जितने हम लोग कानून की चर्चा की, धारा 370, गोरक्षा, गोवंश, ये सब 3 तलाक, ये 45 से ऊपर वाले के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। 45-40 के नीचे वाले के लिए केवल स्वरोजगार, रोजगार, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। आप पूरे संविधान को बदलना क्यों दें, पूरे कानून को क्यों ना बदलने दें, लेकिन आप मुझे अगर महीना की 30,000 रुपए का आमदनी अगर नहीं दे रहे हैं तो आपका सारा कानून और सारा संविधान अपने पास रखो लो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, केंद्र सरकार ने रणनीतियां बनाई है
योजना बनाई है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार की नीतियों को, बिहार में बहुत सारी ऐसी नीतियां जिसको लागू नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले 17 महीने जो अलग रहे एनडीए से, उसने बहुत सारी बातें कही है जिसको याद करना होगा। आपको याद करना होगा कि वो लोग करता कम है, आप दिखाते ज़्यादा हैं। वो लोग हमारे लिए कुछ नहीं करता है। लेकिन जब केंद्र सरकार की नीतियों और रणनीतियों की बात करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं वो बिहार को भी मिलता है उसका एक अंश। आने वाले समय में जिस तरह की अपेक्षा है और जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, अपने मैनिफेस्टो में भी उसने लिखा है कि आने वाले समय में वो रोजगार पर विशेष फोकस करेगी, तो वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप जानते हैं कि किसी भी मकान का छत डालने से पहले या उसमें रहने से पहले आपको फाउंडेशन बनाना पड़ता है। पहले ज़मीन खरीदना पड़ता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में खरीदा। उस ज़मीन पर बाउंड्री किया, प्लिंथ लगाया, बाउंड्री किया, और अब मकान बनकर के रेडी है। उसमें सिर्फ अब ड्राइंग रूम और मतलब अब 24 में गृह प्रवेश करना है। बिल्कुल, उसमें गृह प्रवेश करना है। और वहां से आप देखिएगा कि आने वाला जो ये 2024 से 2029 का होगा, यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का सबसे पहला काम ये होगा कि वो फोकस करेगी रोजगार पर। क्योंकि बिहार ने रोजगार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को नील डाउन क्रांति कर दिया है, नील डाउन करा दिया है। यहाँ सड़क पे आकर के उतर करके आप अगर रोड शो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर नील डाउन। हम बात कर रहे थे मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में कई कानून में किए बदलाव। 2024 के चुनाव में क्या इसका सीधा है कनेक्शन? चंदन जी, एक चीज हम लोग छोड़ रहे थे, हम लास्ट करने से पहले हम बता दें कि ईडब्ल्यूएस भी इसी बीच का एक कानून है जिसको केंद्र सरकार ने लाया है। और उस कानून को लेकर के जहां एक तरफ कानूनी विवाद भी काफी चले, न्यायालय ने भी कहा कि नहीं, आप उस आरक्षण को दे सकते हैं। 10% जो गरीब सवर्ण है उनको आरक्षण देने की, इसका फायदा सभी को मिल रहा है। और जिसका विरोध आप जानते हैं कि आज आरक्षण का खत्म हो जाएगा कहने वाले लोग कितना विरोध कर रहे थे कि क्यों आरक्षण दिया गया है। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इस चुनाव के निश्चित रूप से लोगों के जहन में हैं। आप देख रहे थे भारत लाइव में मुद्दे की बात पे हम बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री पिछले 10 वर्षों में जो जितने कानून में बदलाव किए, चेंजेज किए, क्या उसका 2024 के चुनाव से कनेक्शन था या है? हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। क्या इसका फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एनडीए गठबंधन को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा? अब तो 4 तारीख को पता चलेगा जो क्या इस तरह के कानून में बदलाव से क्या बीजेपी को फायदा या एनडीए को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। 4 तारीख को शाम 5 बजे के बाद तक या 5 बजे तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो क्या इस तरह के कानून के बदलाव का फायदा मिला कि नहीं मिला। आप देखते रहिए मुद्दे की बात, देखते रहिए भारत लाइव। कैसा लगा ये कार्यक्रम? आप अपना कमेंट हमें जरूर दें कमेंट बॉक्स पे जाकर। चंदन जी, चलते चलते हम आग्रह करेंगे भारत लाइव के दर्शकों से कि मुद्दे की बात एक नियमित शो है, जिसमें यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जो हमसे छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर हमारा जो नंबर इंस्टॉल कर रहा है उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं कि मुद्दे की बात में आप कौन सा मुद्दा जानना चाहते हैं। हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। हर चीज़, हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं हम आप तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।